एक छोटे से कमरे में मौजूद कुर्सी पर अफंदी सर झुकाए बैठा हुआ था। उसके बाल बुरी तरह उलझे हुए थे, चेहरा लटका हुआ था और आंखें सूजी हुई सी महसूस हो रही थीं। कपड़े मैले और बुरी तरह मसले हुए थे। उसकी हालत देखकर यूं महसूस होता था जैसे वो सदियों से बीमार चला आ रहा है। उस वक्त से देखकर कोई यकीन भी ना कर सकता था कि ये वही अफंदी है जिसकी खुश मिजाजी की मिसाल दी जाती थी और कहा जाता था कि जिस महफिल में अफंदी मौजूद ना हो वो महफिल बेरंग होती है। लेकिन ये वो अफंदी जिसका चेहरा तो एक तरफ आंखें भी मुस्कुराती थीं, इस वक्त वो एक शिकस्त खुर्दा, मायूस और रसाबी तौर पर टूटा फूटा सा शख्स लग रहा था। उसके दोनों हाथ अकब में बंधे हुए थे और वो इसी हालत में कुर्सी पर सर झुकाए बैठा हुआ था। इस छोटे से कमरे में साजो सामान के लिहाज से सिर्फ यही एक कुर्सी मौजूद थी, बाकी सारा कमरा कतई तौर पर खाली था। उसकी कुर्सी के बिलमुकाबिल एक दरवाजा था जो बाहर से बंद था। अफंदी का सर उस अंदाज में झुका हुआ था जैसे वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुका हो। अचानक सामने का दरवाजा एक धमाके से खुला और अफंदी ने बड़ी मुश्किल से सर उठाकर चंदियाई हुई नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे में से दो मुसल्लह फौजी अंदर दाखिल हुए और उन्होंने आगे बढ़कर अफंदी के दोनों बाजू पकड़े और उसे एक झटके से खड़ा करके तकरीबन घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले चले। दरवाजे से बाहर एक तवील राहदारी थी जिसके बाहर वसी मैदान था। राहदारी के साथ ही एक फौजी बंद जीप मौजूद थी। अफंदी को इस जीप में सवार कर दिया गया और वो दोनों मुसल्लह फौजी उसके दाएं बाएं बैठ गए। उनके बैठते ही जीप तेजी से आगे बढ़ने लगी। जीप की साइडों पर तो स्याह कैनवस मौजूद था, अलबत्ता सामने की तरफ भी स्याह पर्दा पड़ा हुआ था और उस हिस्से से ना ही ड्राइवर नजर आता था और ना कोई मंजर। अफंदी ने एक बार फिर सर झुका दिया और जीप के उछलने की वजह से उसका सर भी साथ साथ ऊपर नीचे झटके खा रहा था। जीप काफी देर तक चलने के बाद रुक गई और मुसल्लह सिपाहियों ने अकबी कैनवस हटाया और एक बार फिर अफंदी को दोनों बाजुओं से पकड़कर जीप से नीचे उतारा। इस वक्त जीप एक बड़े से कमरे के अंदर मौजूद थी। इस कमरे की छत पर एक हल्की रोशनी का बल्ब जल रहा था। साइड पर एक दरवाजा था जिसकी दूसरी तरफ तवील राहदारी थी। इस राहदारी के दोनों अतराफ में भी जगह जगह मुसल्लह फौजी दीवारों से पुश्त लगाए खड़े थे। अफंदी को इस तरफ बाजुओं से पकड़कर दोनों मुसल्लह फौजी राहदारी में चलते हुए उसके आखिर में मौजूद एक बड़े से दरवाजे पर रुक गए। दरवाजा बंद था और उसके ऊपर सुर्ख रंग का बल्ब जल रहा था। एक मुसल्लह फौजी ने जेब से एक सुर्ख रंग का छोटा सा प्लास्टिक कोटेड कार्ड निकाला जिस पर कोई बड़ा सा हिंसा उभरा हुआ था। वो कार्ड उसने दरवाजे में मौजूद एक रखने में डाल दिया। फिर वो पीछे हटा तो दूसरे मुसल्लह फौजी ने भी जेब से वो वैसा ही कार्ड निकाला, लेकिन उस पर बड़े की बजाय एक छोटा हिंसा मौजूद था। उसने भी कार्ड उसी रखने में डाला और पीछे हट गया। चंद लम्हों बाद सुर्ख बल्ब एक चमाके से बुझ गया और उसके साथ वो बड़ा सा दरवाजा खुद ब खुद बेआवाज खुलता गया। अफंदी को इस दरवाजे की तरफ ले जाया गया जहां पर एक बड़ा हाल कमरा था जिसमें एक बड़ी जहाजी साइज की ऊंची मेज थी जिसकी दूसरी तरफ 3 कुर्सियां मौजूद थीं और उस मेज से जरा फासले पर नीचे एक कुर्सी रखी हुई थी। अफंदी को उस कुर्सी पर बिठा दिया गया। उसके दोनों बंधे हुए बाजुओं की हथकड़ी खोल दी और फिर उसके दोनों बाजुओं को कुर्सी के पायों के साथ बांध दिया गया। कुर्सी के बाजुओं की साइड में लटकी हुई चमड़े की बेल्ट से बांधा गया। इस तरह उसकी दोनों पिंडलियों भी कुर्सी के पायों से बांध दिया गया और फिर एक मुसल्लह फौजी ने कुर्सी की पृष्ठ पर लटकी हुई नीले रंग की एक गोल पट्टी को खींचा और उसे अफंदी की पेशानी पर इस तरह चढ़ा दिया जैसे रिबन बांधा जाता है। अब अफंदी का सर उस नीली पट्टी की वजह से कुर्सी की पुश्त के साथ जकड़ा हुआ था और दोनों मुसल्लह फौजी तेजी से मुड़े और वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गए। उनके बाहर जाते ही दरवाजा एक बार फिर बंद हो गया। उसके साथ ही साइड पर मौजूद एक दरवाजा खुला और फिर उसमें 3 लंबे तड़ंगे अफराद जिनकी जिस्मों पर फौजी वर्दियां थीं और कांधों पर बाकायदा सितार्स मौजूद थे अंदर दाखिल हुए। वो ऊंची मेज के पीछे पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। दरमियान में बैठने वाला उधेड़ उम्र था। उसकी कनपटियों के बाल सफेद थे जबकि उसके गिर्द बैठे हुए दोनों अफराद नौजवान थे।
उधेड़ उमर ने जेब से एक लंबा सा लिफाफा निकाला और फिर उसमें से एक बारीक कागज बाहर निकालकर उसे ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। पाक एशियाई सफारत खाना के सकाफती अताशी आफंदी वल्द जबरान पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उसने क्रीमिया के इंतहाई जदीद तरीन हमला करने वाले निज़ाम सिगरेट हार्ट के बारे में ऐसी मालूमात हासिल कर ली हैं जिनसे इस खुफिया तरीन निज़ाम का राज वक्त से पहले आश्कार हो सकता है। इस जदीद तरीन हमला करने वाले निज़ाम, जिसका कोड नाम सिगरेट हार्ट है, जिस पर अभी फाइनल रिसर्च क्रीमियन की एक इंतहाई खुफिया लेबॉर्ट्री 01 में हो रही है और इस निज़ाम को इसराइल में खुफिया तौर पर नस्ब किया जाना मकसूद है ताकि इस हमला आवर निज़ाम के तहत इसराइल पूरे मशरक़ वस्ता हत्ता के एशिया के दूर दराज इलाकों तक के मुल्कों पर बवक़्ते ज़रूरत हमला आवर होकर उन्हें चश्मे ज़ोन में तबाह बर्बाद कर सकता है। इस तरह इसराइल न सिर्फ अपने मुखालफों अरबों अफ्रीकियों पर मुश्तमिल बालादस्ती हासिल कर सके, बल्कि इस तरह रूसिया और शुक्रान पर भी वो बवक़्ते ज़रूरत क्रीमिया का तफैली हमला और अड्डा बन जाएगा और जंग की सूरत में क्रीमिया के साथ साथ इसराइल भी इन दोनों सुपर पावर्स के मुकाबले में इंतहाई मौसर हमला आवर कुव्वत के तौर पर क्रीमिया के साथ मिलकर काम कर सकता है। लेकिन अगर सिगरेट हार्ट का राज वक्त से पहले अफशा हो गया तो फिर न सिर्फ तमाम मुस्लिम ममालिक उसके खिलाफ हरकत में आ सकते हैं, बल्कि रूसियाई और शुक्रानी एजेंट इस निज़ाम को तबाह करने के लिए भी यकीनन कोशिशें शुरू कर देंगे। इस तरह ये निज़ाम न सिर्फ अमली तौर पर तबाह हो जाएगा, बल्कि उसे क्रीमिया की सियासी साख भी इस बुरी तरह मुतासिर होगी कि पूरा मशरक़ वस्ता, अफ्रीका और एशिया के तमाम मुस्लिम ममालिक लाजमन क्रीमिया से कटकर रूसिया के साथ शामिल हो जाएंगे और दुनिया में ताकत का तवाज़ुन इस तरह दरम बरम होकर रह जाएगा कि क्रीमिया और उसका हवारी मुल्क इसराइल पूरी दुनिया में यको तनहा रह जाएंगे। क्रीमिया स्पेशल एजेंसी के एक एजेंट मिकाले ने गद्दारी करते हुए ये राज चोरी किया और फिर उसने उसे आफंदी के हवाले कर दिया ताकि आफंदी उसे पाक एशिया पहुंचा दे। यहाँ से फिर ना सिर्फ ये लाजमन शुक्रान और दूसरे मुस्लिम ममालिक तक पहुंच जाता, बल्कि आखिरकार रूसिया तक भी पहुंच जाता। मिकाले की इस चोरी का फौरी तौर पर इल्म हो गया और मिकाले की तलाश शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही उसे पकड़ा गया उसने खुदकशी कर दी, लेकिन उसे इस राज की फिल्म न मिल सकी। फिर इंक्वायरी करने पर मालूम हुआ कि मिकाले अफंदी से कई दिनों से मिलता जुलता रहा है, चुनांचे इस अफंदी को घेरा गया, लेकिन उसने इस किस्म के किसी भी राज की वाकफियत से इनकार कर दिया। क्योंकि उसका ताल्लुक सफारत खाने से था, इसलिए उसे किसी आम आदमी की तरह गिरफ्तार करके मजीद इंक्वायरी न की जा सकती थी। चुनांचे एक ड्रामा स्टेज किया गया और अफंदी को फौरी तौर पर अगवा करके उसकी जगह क्रीमिया का एक एजेंट उसके मेकअप में सामने लाया गया और फिर उसे रूसियाई एजेंट जाहिर करने के लिए उसकी रहायशगाह से ट्रांसमीटर और आमसी दस्तावेजात बरामद की गई। हमारे एजेंट ने खुलेआम इकरार जुर्म कर लिया। उसके बाद आला सतह दबाव डालकर पाक एशिया के सदर से इस बात का तहरीरी इजाजतनामा हासिल किया गया कि क्रीमिया की स्पेशल एजेंसी उसे पूछगछ कर सकती है। चुनांचे उसे बाकायदा तौर पर गिरफ्तार करके लाया गया, लेकिन यह गिरफ्तार होने वाला हमारा अपना एजेंट था। मगर एक अखबार ने इस सारे वाक़े को न सिर्फ अपने अखबार में शाया कर दिया, बल्कि अफंदी की गिरफ्तारी का फोटो भी शाया कर दिया। हालांकि दिफाई एहसास तमाम अखबारात के एडिटर्स को हुक्मन इससे मना कर दिया गया था, मगर एक अखबार ने ऐसा कर दिया गो इस अखबार के न्यूज़ एडिटर और चीफ रिपोर्टर को हुक्म तस्लीम न करने के जुर्म में मौत की सजा दे दी गई है। उनकी हलाकत को एक्सीडेंट जाहिर किया गया है ताकि सहाफ़ी हलकों में एहतजाज न हो और मजीद सहाफ़ी इस खबर की इंक्वायरी करने से खौफजदा हो जाएं। लेकिन अखबार में आने की वजह से रूसियाई एजेंट हरकत में आ गए और उन्होंने स्पेशल एजेंसी के मरकज पर हमला करके हमारे एजेंट, जो कि अफंदी के रूप में था, अगवा करने की कोशिश की। इस हमले में 2 रूसियाई एजेंटों के साथ साथ हमारे 4 मुहाफिज मारे गए और अफंदी के रूप में हमारा एजेंट भी मारा गया। लेकिन चूंकि अफंदी का ताल्लुक पाक एशियाई सफारत खाने से था, इसलिए हमने जाहिर किया कि अफंदी को रूसियाई एजेंट अगवा करके ले गए हैं। इस तरह अब पाक एशिया खुद ही रूसियाई एजेंटों से अपना आदमी रिहा करवाता फिरेगा। इस पस मंजर को यहाँ दोहराए जाने का मकसद ये है कि डॉक्टर सेल को इस केस की मुकम्मल अहमियत का एहसास हो जाए। अफंदी से स्पेशल एजेंसी में पूछगछ की गई, लेकिन वो इससे कुछ नहीं उगलवा सके। चुनांचे उसे सिगरेट हार्ट की फिल्म बरामद करने का मिशन हमें यानी डॉक्टर सेल के जिम्मा लगाया गया है और इस वक्त अफंदी हमारे सामने मौजूद है और हमने हर सूरत में उससे सिगरेट हार्ट का राज बरामद करना है।
चाहे उसके लिए हमें अफंदी का एक एक रेशा क्यों ना अलहदा करना पड़े। मैं मेजर टॉमी से कहूंगा कि वो अफंदी से ये फिल्म बरामद करने के लिए कार्रवाई का आगाज करें। इस उधेड़ उम्र आदमी ने कागज पढ़ने के बाद अपने दाएं तरफ बैठे हुए नौजवान से मुखातिब होकर कहा और कागज तय करके दोबारा लिफाफे में डाला और लिफाफा जेब में डाल दिया। वो नौजवान जिसका नाम मेजर टॉमी लिया गया था कुर्सी से उठा और तेज तेज कदम उठाता अफंदी की कुर्सी की तरफ बढ़ा। उसने बड़े सख्त मोराना अंदाज में जेब से एक बारीक धार वाला तेज खंजर निकाला और फिर एक हाथ से उसने अफंदी के बाल मुट्ठी में जकड़े और दूसरे हाथ में मौजूद खंजर की नोक उसने अफंदी की गर्दन पर रखकर उसे आहिस्ता से दबाया। अफंदी के हलक से बेख्तियार सिसकारी सी निकल गई और साथ ही खून की एक पतली सी लकीर उस जगह से बहकर उसकी गर्दन की तरफ बढ़ने लगी। बोलो, कहाँ है फिल्म, वरना खंजर तुम्हारी शहरक के अंदर उतर जाएगा। और सुनो, अगर तुमने इनकार कर दिया तो हम चंद घंटों के अंदर पाकेशिया से तुम्हारी बीवी को अगवा करके यहाँ ले आएंगे और फिर तुम्हारे सामने 10 एक्रेमी जवान तुम्हारी बीवी की असमत पर हमला करेंगे। बोलो, मेजर टॉमी ने इंतहाई सर्द आवाज में कहा और साथ ही खंजर की नोक को और दबा दिया। बब बताता हूँ, खुदा के लिए मेरी मासूम बीवी को कुछ न कहो, बताता हूँ, अफंदी ने यकलख फैज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। और मेजर टॉमी ने इस तरह फातिहाना अंदाज में मुड़कर अपने साथियों की तरफ देखा जैसे कह रहा हो, देखा तुमने, इस तरह राज उगलवाए जाते हैं। बताओ, मेजर टॉमी ने गुराते हुए कहा। मम मैंने वो फिल्म अल्बा के खंडरात में छुपा रखी है, अफंदी ने डूबते हुए लहजे में कहा। अल्बा के खंडरात? ओह, किस जगह? मेजर टॉमी ने बेख्तियार उछलते हुए कहा। कुर्सियों पर बैठे हुए दोनों अफराद भी अफंदी की बात सुनकर बेख्तियार चौंक पड़े। वो जगह मैं ज़बानी नहीं बता सकता, निशानदेही कर सकता हूँ। तुम वो फिल्म ले लो और मेरी जान बख्श दो, अफंदी ने इंतहाई मायूसाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है मेजर टॉमी, हम उसे साथ ले जाएंगे। आपने वाकई बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, उस उधेड़ उमर ने पुरजोश लहजे में कहा और मेजर टॉमी ने खंजर वापस खींचा और साथ ही अफंदी के बाल छोड़कर वो मुस्कुराता हुआ पीछे हट गया। कर्नल जॉनसन, मैं इन एशियाइयों की नफ्सियात जानता हूँ। ये लोग अपनी औरतों के बारे में बेहद हिसास होते हैं, वरना इस शख्स ने स्पेशल एजेंसी के 3rd डिग्री तशद्दुद के बावजूद अब तक जबान न खोली थी। मेजर टॉमी ने उस उधेड़ उमर से मुखातिब होते हुए कहा और खुद वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कर्नल, अल्बा खंडरात तो हर वक्त गैर मुल्की सियाहों से पुर रहते हैं। अगर हम उसे वहां इसी हालत में ले गए तो दूसरे नौजवान ने कर्नल जॉनसन से मुखातिब होकर कहा। हाँ, यही बात मैं सोच रहा हूँ। हम उसे हुक्मन खाली भी नहीं करा सकते, अलबत्ता रात के वक्त वहां से आ होते तो जरूर हैं, क्योंकि रात के वक्त इन खंडरात का हुस्न कुछ और हो जाता है। लेकिन बहरहाल इनकी तादाद कम होती है, इसलिए हम रात के वक्त उसे ले जाएंगे, इसका मेकअप कर देंगे और इसे हथकड़ी लगाने की बजाय वैसे ही आम आदमी के रूप में ले जाएंगे। लेकिन हमारे साथ आम स्याहों के बेस में पूरी मसला गार्ड होगी। अगर इसने जरा भी गलत हरकत करने की कोशिश की तो ना सिर्फ इसे गोली मार दी जाएगी, बल्कि बाद में इसकी बीवी का भी इबरतनाक हशर किया जाएगा। क्योंकि अफंदी, जॉनसन ने तेज लहजे में कहा, जब मैं तावन पर आमादा हूं तो फिर मैंने क्या हरकत करनी है। तुम बस फिल्म लो और मेरी जान छोड़ो, मैं खामखा एक अजाब में पड़ गया हूं। अफंदी ने बड़ी मुश्किल से सर उठाकर रुक रुक कर कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे बोलने में काफी तकलीफ हो रही है। ओके मेजर ब्राउन, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसकी बैंडविच कराओ, इसे ग़िज़ा वगैरह दो ताकि रात तक ये आम आदमियों की तरह चलने फिरने के काबिल हो जाए, और फिर इस पर एक्रेमियन मेकअप भी कर दो ताकि रूसियाई एजेंट उसे पहचान न सकें। हम रात को 11 बजे इसे लेकर अल्बा के खंडरात जाएंगे, कर्नल जॉनसन ने कुर्सी से उठते हुए कहा।
यस कर्नल, दूसरे नौजवान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और फिर कर्नल जॉनसन और मेजर टॉमी तो साइड दरवाजे की तरफ बढ़ गए, जबकि मेजर ब्राउन अफंदी की तरफ बढ़ा। उसने पेशानी पर बंधी हुई बेल्ट हटाई, दोनों बाजुओं को चमड़े की बेल्ट से आजाद किया। आओ मेरे साथ। सुनो, अगर तुमने हमसे भरपूर ताउन किया तो हमारा वादा कि हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे। मेजर ब्राउन ने बड़े नरम लहजे में कहा और उसे बाजुओं से पकड़कर खड़ा होने में मदद देने लगा। मैं तावन करूंगा, तुम बेफिक्र रहो, अफंदी ने सर हिलाते हुए कहा और मेजर ब्राउन उसे बाजू से पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता चलाता हुआ साइड दरवाजे की तरफ ले गया। देर रात 11 बजे तक वाकई अफंदी का हर लिहाज से ख्याल रखा गया। डॉक्टरों ने न सिर्फ उसकी बैंडेज की बल्कि उसे ताकत के इंजेक्शन लगाए, उसे तवानाई से भरपूर ग़िज़ा भी दी गई। इस तरह अफंदी की हालत रात तक बिल्कुल दुरुस्त हो गई। वो अब पहले जैसा अफंदी नजर आने लगा। उसे गुस्ल कराया गया, उसके बाद एक बेहतरीन सूट पहनने के लिए दिया गया, उसके बाद उसके चेहरे पर एक्रेमियन मेकअप कर दिया गया। अब अफंदी उनका ही कोई साथी लग रहा था। 10:30 बजे उसे इस इमारत से एक और कमरे में लाया गया, जहां कर्नल जॉनसन के साथ मेजर टॉमी भी मौजूद था। मेजर ब्राउन अफंदी को साथ लेकर उस कमरे में आया था। गुड मेजर ब्राउन, अब तो ये बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, कर्नल जॉनसन से अफंदी की हालत देखते हुए कहा। यस सर, ये हर लिहाज से हमारे साथ ताउन पर आमादा है और मैंने इसे वादा कर लिया है कि अगर इसने मुकम्मल ताउन किया तो हम उसे न सिर्फ जिंदा छोड़ देंगे बल्कि उसे पाकेशिया भी पहुंचा देंगे, मेजर ब्राउन ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह बिल्कुल, हमें इससे कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है, हमें तो सिर्फ वो फिल्म चाहिए बस, कर्नल जॉनसन सर हिलाते हुए बोला। मैं मुकम्मल ताउन करूंगा जनाब, आप बेफिक्र रहें, अफंदी ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। हाँ मेजर टॉमी, गार्ड वगैरह तैयार हो गई है, कर्नल जॉनसन ने मेजर टॉमी से मुखातिब होकर पूछा। यस सर, तैयार है, मेजर टॉमी ने जवाब दिया। आओ फिर चलें, जनरल जॉनसन ने कहा और उड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद दो बड़ी जीपें वेलिंगटन से 110 किलोमीटर शुमाल की तरफ वाक़या मशहूर ज़माना अल्पा खंडरात की तरफ इंतहाई तेज रफ्तारी से बढ़ी जा रही थीं। दोनों जीपें बज़ाहिर आम सी जीपें थीं। पहली जीप में कर्नल जॉनसन, मेजर टॉमी और मेजर ब्राउन के साथ अफंदी सवार था, जबकि दूसरी जीप में 6 मुस्लह फौजी आम लिबास में थे। अफंदी को पिछली सीट पर बिठाया गया था और मेजर ब्राउन उसके साथ बैठा हुआ था, जबकि ड्राइविंग सीट पर मेजर टॉमी था और साथ वाली सीट पर कर्नल जॉनसन। वो तीनों भी आम सूटों में मलबूस थे, लेकिन उनके पास रिवाल्वर मौजूद थे। अल्पा खंडरात तो बेहद वसी है, तुमने किस जगह फिल्म छुपाई है, कर्नल जॉनसन ने पीछे मुड़कर अफंदी से मुखातिब होकर पूछा। सतूनों वाले हिस्से में, अफंदी ने जवाब दिया। ओह, इसका मतलब है खंडरात के बिल्कुल आखिरी हिस्से में। चलो अच्छा है, वहां तक से आप वैसे भी बहुत कम पहुंचते हैं, जॉनसन ने सर हिलाते हुए कहा। जीपें मुसलसल सफर करने के बाद आखिरकार मीलों में फैले हुए खंडरात तक पहुंच ही गई। यहां दाखिली दरवाजे पर बाकायदा पुलिस की चौकी बनी हुई थी, लेकिन वो सिर्फ इंतजामात और निगरानी के लिए थी, वरना वो कोई मदाखलत ना करते थे। खंडरात में हर जगह इस अंदाज की लाइटिंग की गई थी कि रात को भी वहां दिन का सा समा महसूस होता था। और इस वक्त हालांकि आधी रात गुजर चुकी थी, लेकिन खंडरात में स्याहों की इस कदर कसरत थी कि यूं महसूस होता था जैसे यहाँ कोई बड़ा मेला लगा हुआ हो। सतूनों वाले हिस्से की तरफ चलो, कर्नल जॉनसन ने मेजर टॉमी से कहा और उसने सर हिला दिया। जीपें साइड पर बनी हुई पुख्ता सड़क पर दौड़ती हुई खंडरात के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ने लगी।
अफंदी बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था, अलबत्ता उसके होंठ पिंचे हुए थे और उस वक्त उसका ज़हन एक लिहाज से ज़लज़लों की जद में आया हुआ था। उसने इंतहाई सोच समझकर इन खंडरात का नाम लिया था। हालांकि वो फिल्म उसने यहाँ न छुपाई थी, बल्कि फिल्म तो उसकी रहायशगाह में एक खुफिया जगह पर छुपी हुई थी। ये फिल्म वाकई उसे मिकाले ने दी थी और उसे इस फिल्म के बारे में तमाम पसे मंजर भी बता दिया था। गो अफंदी इस किस्म के कामों में कभी मुलव्वस न हुआ था, लेकिन मिकाले से बताया था कि यह खुदकार हमला आवर निज़ाम इसराइल में इसलिए लगाया जा रहा है ताकि उसकी मदद से मुसलमानों के इंतहाई मुकद्दस मकामात पर हमला किया जा सके और साथ ही उसकी मदद से पाक एशिया की एटमी तहकीकाती लेबॉर्ट्री को भी आसानी से तबाह किया जा सकता है। यही वजह थी कि अफंदी ने उसे सफारती बैग के जरिए पाक एशिया के आला हुकाम तक पहुंचवाने की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी और तब तक उसने इस फिल्म को रहायशगाह में ही एक खुफिया जगह पर छुपा दिया था। क्योंकि सफारती बैग ने 2 रोज बाद जाना था, लेकिन उसी रात ही अफंदी सोते हुए में बेहोश करके अगवा कर दिया गया और इस पर बेपनाह तशद्दुद किया गया। लेकिन अफंदी ने वतन और मुकद्दस मकामात की सलामती की गरज से इस कदर बेईमाना तशद्दुद भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जबान न खोली और फिर उसे टार्चर सेल के हवाले कर दिया गया। जहां जाकर अफंदी ने दूसरा फैसला किया, उसे एहसास हो गया था कि उसकी हालत इस कदर खस्ता हो चुकी है कि अब अगर उस पर खौफनाक तशद्दुद किया गया तो उसका ज़हन लाजमन उसका साथ छोड़ जाएगा और फिर हो सकता है वो ज़हनी तौर पर टूटकर उन्हें वो जगह बता दे। इसलिए उसने उन्हें चक्कर दिया कि उसने फिल्म खंडरात में छुपाई है ताकि ये लोग उसे वहां ले जाएं। वो मौका देखकर वहां से फरार हो जाए। इसके बाद वो छुप जाएगा और पाक एशिया के आला हुकाम को कहीं से फ़ोन करके उसके मुतल्लिक तफसीलात बता देगा। क्योंकि उसने अपने जाती शौक की गरज से अल्पा खंडरात को अच्छी तरह देखा हुआ था, इसलिए उसने सतूनों वाले हिस्से का नाम लिया था। उसे मालूम था कि इस हिस्से के बाद दूर तक खेतों का तवील और अरीज सिलसिला है, जिसके एक ज़राई फार्म में उसका एक पाक एशियाई दोस्त असलम मैनेजर है। असलम ने पाक एशिया की एक ज़राई यूनिवर्सिटी से डिग्री ली और फिर ज़राअत में आला तालीम के लिए एक्रेमिया आया और आला तालीम हासिल करने के बाद वो यहाँ एक फार्म में मैनेजर लग गया। असलम उसका बचपन का दोस्त था, इसलिए एक्रेमिया आते ही उसने उसे तलाश किया और फिर असलम ना सिर्फ उसे मिला था बल्कि वो उसे अपने फार्म पर भी ले गया था और असलम के पास इस फार्म में अफंदी 2 रोज गुजार आया था। उसे यकीन था कि अगर एक बार वो इस असलम तक पहुंचने में कामयाब हो गया तो फिर वो आसानी से इन लोगों के हाथ न चढ़ सकेगा और अब वो बैठा यही सोच रहा था कि इतने सारे मुस्लिह अफराद के घेरे से निकलकर वो किस तरह असलम तक पहुंच सकता है। उसे इन कामों का कतई कोई तजर्बा न था, लेकिन बहरहाल मुल्क की खातिर वो इस कठिन काम पर भी आमादा हो गया था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि अगर वो उन्हें फिल्म दे भी दे तो तब भी ये लोग उसे जिंदा ना छोड़ेंगे, इसलिए अगर वो फरार ना भी हो सका तब भी मर तो जाएगा। मौत तो बहरहाल दोनों तरफ मौजूद थी, लेकिन फरार होने में बहरहाल एक चांस मौजूद था और वो चांस को इस्तेमाल करना चाहता था। उसके बावजूद अगर मौत ने आना है तो फिर अफंदी ज़हनी तौर पर मौत को कबूल करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। वो ये सब कुछ उसके लिए नया था। उसने जिंदगी में कभी किसी इंसान तो कुजा किसी परिंदे को भी हलाक ना किया था, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर और फितरतन इस टाइप का आदमी ही न था। वो तो अदब, फनून लतीफ़ा, इंसानियत नवाजी की राह पर जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन मिकाले ने जिससे उसकी मुलाकात एक होटल में हुई थी उसे इस खार राज में आप फंसाया था, मगर अब उसके ज़हन में सिर्फ पाक एशिया की सलामती और मुसलमानों के मुकद्दस तरीन मकामात के तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा मौजूद था और ये जज्बा उस वक्त बेहद कवी हो गया था जब स्पेशल एजेंसी वालों ने उस पर गैर इंसानी तशद्दुद किया था। इस ज़ालिमाना और गैर इंसानी तशद्दुद के दौरान इस्तिकामत सिर्फ उसलिए कायम रही कि उसके ज़हन में आगाज़ इस्लाम का वो दौर फिल्म की तरह चलने लग गया था जब नए नए मुसलमान होने वालों पर मक्का के काफिर होलनाक तशद्दुद करते थे, मगर फिर भी उन मुसलमानों के पाए इस्तिकामत में लग़ज़िश न आती थी और उनकी ज़बान से सिर्फ अल्लाह का नाम ही निकलता था। बस अफंदी के ज़हन में भी वही जज्बा मौजूद रहा और इस कभी तरीन जज्बे के ज़ेर असर उसने इस भयानक तरीन तशद्दुद का न सिर्फ इंतहाई मुस्तकिल मिजाजी से मुकाबला किया बल्कि कहीं भी अपने अंदर रखना ना पैदा होने दिया। और शायद यही वजह थी कि स्पेशल एजेंसी वालों ने तंग आकर उसे टार्चर सेल के हवाले कर दिया था, जिसे कैम
ही इसीलिए किया गया था जो किसी तरह भी तशद्दुद के सामने हथियार न डालते थे। टॉर्चर सेल वाले इंसानों से राज उगलवाने के बाकायदा तरबियत याफ्ता माहिरीन थे। वो न सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद करते थे बल्कि नफसियाती, ज़हनी, साइंसी हर किस्म का तशद्दुद करने के बाद बेपनाह माहिर थे। यही वजह थी कि अफंदी ने उनके पास पहुंचते ही ये प्लानिंग कर ली थी और अब वो इसी प्लानिंग पर अमल करने के लिए ज़हनी तौर पर पूरी तरह तैयार हो चुका था। को आम जिंदगी में वो एक आम इंसान की तरह खासा बुज़दिल था और अगर कोई उसे एक थप्पड़ भी मार देता तो शायद वो अपने घर के सेफ की चाबियां भी उसके हवाले करने से दरेग न करता। लेकिन अब उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो इंतहाई कवि आदमी हो और ये कर्नल, मेजर और उनके साथ मौजूद मुसल्लह अफराद उसके मुकाबले में बोने हों जिन्हें वो आसानी से तोड़ मरोड़ कर फेंक सकता है। जीप थोड़ी देर बाद सतूनों वाले हिस्से के सामने पहुंचकर रुक गई। यहाँ भी गैर मुल्की और मकामी साहब मौजूद थे लेकिन उनकी तादाद खासी कम थी। जीप रोककर कर्नल जॉनसन, मेजर टॉमी और मेजर ब्राउन के साथ साथ अफंदी भी नीचे उतर आया और पिछली जीप से भी 6 लंबे तड़ंगे फौजी नीचे उतर आए। उनकी जीप जेबें भी फूली हुई थीं और चेहरों पर इंतहाई दुरुस्तगी और करख्तगी मौजूद थी। वो इस तरह कड़ी नजरों से अफंदी को देख रहे थे जैसे अफंदी कोई भेड़ हो जिसे उन भूखे भेड़ियों ने शिकार करना हो। हाँ, अब बताओ कहाँ है वो फिल्म? कर्नल जॉनसन ने खुश्क लहजे में अफंदी से मुखातिब होकर कहा। मेरे साथ आइए, अफंदी ने सर हिलाते हुए कहा और आगे बढ़ गया। सब लोग उसके साथ और पीछे पीछे इस तरह चलने लगे कि अफंदी फरार ना हो सके। बड़े बड़े कदीम खंडरात के दरमियान एक बड़े मैदान में ऊंचे ऊंचे शिकस्ता सतून फैले हुए थे, इसलिए उसे सतूनों वाला हिस्सा कहा जाता था। चलते चलते अफंदी की नजर एक दीवार की जड़ में मौजूद बड़े से सुराख पर पड़ी और वो चौंक पड़ा। उसे उसी वक्त याद आ गया कि जब वो पहली बार यहाँ आया था तो इसके साथ मौजूद गाइड ने उसे बताया था कि ये एक बहुत तवील सुरंग का दहाना है। इस वक्त तो अफंदी ने उस पर कोई तवज्जो न दी थी, लेकिन अब उस दहाने को देखते ही उसके ज़हन में फौरन एक नई प्लानिंग बनी और वो रुक गया। क्या हुआ? कर्नल जॉनसन ने ठटक कर रुकते हुए चौंक कर कहा। देखिए, मैं गैर मुस्लह हूँ, यहाँ से भागकर मैं कहीं नहीं जा सकता और मैं आपसे मुकम्मल तामन भी कर रहा हूँ, इसलिए आपको भी मुझ पर एतमाद करना चाहिए। ये सुराख आप देख रहे हैं, ये सुराख जरा सा घूमकर नीचे एक तहखाने तक जाता है। उस टूटे फूटे तहखाने में बेशुमार रोज़न दीवारों में से बने हुए हैं और वो फिल्म उन्हीं हजारों रोज़नों में से एक में मौजूद है। ये दहाना और तहखाना इस कदर तंग है कि मुश्किल से 2 आदमी इकट्ठे जा सकते हैं, इसलिए आप कर्नल साहब मेरे साथ चलें, बाकी यहाँ मौजूद रहें और मैं आपको वो फिल्म निकाल देता हूँ। अफंदी ने बड़े ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं जाऊंगा साथ, आप सब यहाँ रहें, मेजर टॉमी ने कहा। ठीक है टॉमी, साथ जाएगा। टॉमी ख्याल रखना, कर्नल जॉनसन ने कहा। ओह सर, आप फिक्र ना करें, टॉमी अपना फर्ज खूब पहचानता है। चलो अफंदी, टॉमी ने सर हिलाते हुए कहा और अफंदी खामोशी से आगे बढ़ा और पत्थरों के इस टूटे हुए हिस्से में उतरने लगा। वो इससे पहले इसमें ना उतरा था और ये कमरे वाली कहानी भी उसने सिर्फ इसीलिए गढ़ी थी ताकि ये सारा मजमा सुराख में ना आ जाए। अब मुकाबला सिर्फ एक आदमी के साथ ही रह जाना था, उसके लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार हो चुका था। नीचे एक बड़ा सा गड्ढा था जिसकी साइड से एक खास बड़ी सुरंग जा रही थी, लेकिन सुरंग उस वक्त बेहद तारीक थी, हाथ को हाथ सुझाई न देता था। ओह, यहाँ तो बेपनाह तारीकी है। ठहरो, मैं टार्च ले आता हूँ, उसके बगैर हम आगे ना बढ़ सकेंगे, टॉमी ने दहाने को देखते हुए कहा। ठीक है जनाब, वाकई बहुत अंधेरा है, अफंदी ने बड़े मौदमाना लहजे में कहा और टॉमी वापस मुड़कर तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। उसके ऊपर जाते ही अफंदी झुका और उसने एक तरफ पड़ा हुआ पत्थर का एक बड़ा सा नोकदार टुकड़ा उठाया और उसे जेब में रख लिया। चंद लम्हों बाद ही टॉमी वापस आ गया। अफंदी को उसी जगह खड़े देखकर उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलकियां नजर आने लगीं। उसके हाथ में एक ताकतवर टार्च थी। चलो,
टामी ने कहा और उसके साथ ही उसने टार्च रोशन कर दी। टार्च रोशन होते ही सुरंग में से फड़फड़ाकर कई चमगादड़ उनके सरों के ऊपर से होते हुए बाहर निकल गए। सुरंग में बेहद सैलन और बदबू सी थी, ऐसी बदबू जैसे सदियों से बंद किसी जगह में खुद ब खुद पैदा हो जाती है। वैसे सुरंग खासी बड़ी थी। वो आगे पीछे चलते हुए सुरंग में दाखिल हुए। ये तो खासी बड़ी सुरंग है, तुम तो कह रहे थे तंग है, टामी ने मशकूक लहजे में कहा। आगे जाकर तंग हो जाती है, अफंदी ने जवाब दिया। मेजर टामी चौके टार्च लेकर उसके अक्ब में चल रहा था, इसलिए अफंदी का अपना साया भी आगे तारीकी पैदा कर रहा था। अफंदी ने उस वक्त ही टामी से छुटकारा पाने का फैसला किया। उसके ज़हन में वो लम्हा आ गया जब टामी ने उसके बाल इंतहाई बेदर्दी से पकड़कर उसकी गर्दन में खंजर की नोक उतार दी थी। और इस मंजर के ज़हन में आते ही अफंदी के दिल में जैसे टामी के लिए नफरत की जवाली मक्खी फूट पड़ा। उसने जेब में मौजूद पत्थर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। जनाब, ये टार्च मुझे दे दीजिए, अफंदी ने यकलख्त मुड़ते हुए कहा। और उसके साथ ही उसका पत्थर वाला हाथ बिजली की सी तेजी से घूमा और टामी एक करह चीख मारकर पुश्त के बल धमाके से जमीन पर गिरा। पत्थर का नुकीला हिस्सा उसकी आंख के दरमियान घुस गया था। वो अफंदी ने अपने तौर पर उसकी पेशानी पर मारना चाहा था, लेकिन चूंकि उसे इन बातों का तजर्बा न था, उससे हाथ जरा सा नीचे पड़ा और दोनों आंखों के दरमियानी हिस्सा पत्थर की नोक की जद में आ गया। टामी के एक हाथ में टार्च थी जबकि दूसरे हाथ में रिवाल्वर था। टामी को शायद ख्वाब में भी तवक्को न थी कि गैर मुस्लह अफंदी इस किस्म की हरकत भी करेगा, इसलिए वो संभल ही न सका था। नीचे गिरते वक्त उसके हाथ से न सिर्फ टार्च गिर गई बल्कि रिवाल्वर भी उछलकर सुरंग की दीवार से टकराकर नीचे गिरा। टार्च इस जाविये से गिरी थी कि उसकी रोशनी उस हिस्से को मुनव्वर कर रही थी जिस हिस्से में दीवार से टकराकर रिवाल्वर गिरा था। और टामी के नीचे गिरते ही अफंदी ने छलांग लगा दी और हैरत अंगेज फुर्ती से उसने जमीन पर गिरे हुए रिवाल्वर को चपट लिया। टामी दोनों हाथ चेहरे पर रखे उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्थर ऐसी जगह लगा था कि उसकी दोनों आंखों के किनारे भी फटकर जख्मी हो गए थे। यही वजह थी कि वो बावजूद कोशिश के आंखें न खोल पा रहा था। अफंदी ने रिवाल्वर वाला हाथ पूरी कुव्वत से घुमाया और रिवाल्वर का भारी दस्ता उठकर बैठे हुए टामी के सर पर पूरी कुव्वत से पड़ा और टामी एक बार फिर चीख मारकर नीचे गिरा और तड़पने लगा। उसके दोनों हाथ चेहरे से अलहदा हो गए थे। उसका चेहरा फटकर इंतहाई भयानक सा हो गया था। चेहरे पर खून ही खून था, भयानक और मसख शुदा चेहरा। टामी न सिर्फ मुसलसल चीख रहा था बल्कि वो तड़प भी रहा था। दूसरों पर तशद्दुद करते वक्त तुम्हें उनकी तकलीफ का ख्याल नहीं आता दरिंदे? अब खुद को जरब लगी है तो फड़क रहे हो, अफंदी ने इंतहाई नफरत आमेज लहजे में कहा। और उसके साथ ही उसने रिवाल्वर की नाली उसके सीने पर रखी और फिर होंठ भेंचते हुए ट्रैगर दबा दिया। उसके ज़हन में सिर्फ यही बात थी कि वो किसी इंसान की बजाय एक खौफनाक दरिंदे और एक भयानक अफरियत को हलाक कर रहा है। उसके हाथ को एक जोरदार झटका लगा और वो खुद ब खुद उछलकर पीछे हट गया। गोली टामी के सीने में घुस गई थी और टामी के हलक से सिर्फ एक करह चीख निकली और वो एक लम्हे के लिए तड़प कर यकलख्त साकित हो गया। अफंदी ने नफरत भरे अंदाज में उसकी लाश पर थूक दिया और फिर उसने एक तरफ रखी हुई टार्च उठाई और अंधाधुंध सुरंग में आगे ही आगे भागने लगा। लेकिन जल्दी उसके कदम सुस्त पड़ने लगे क्योंकि अब सुरंग में मौजूद सेलन और बदबू उसके दिमाग और असाब को माफ करने लग गई थी और सुरंग थी कि शैतान की आंत की तरह तवील होती जा रही थी। उसकी आंखें अब धुंधलाने लगी थीं, होंठ बिंचे हुए थे और अब हाथ में मौजूद रिवाल्वर उसे कदर वजनी महसूस होने लग गया था जैसे उसने मन्नों के हिसाब से वजन उठाया हुआ हो। फिर उसके कदम लड़खड़ाने लगे और दिमाग पर अंधेरा सा छाने लग गया। वो अपनी कुव्वत इरादी को बार बार मजबूत करता और आगे बढ़ने की कोशिश करता क्योंकि उसे मालूम था कि एक बार अगर वो टामी के साथियों के हाथ लग गया तो वो उसका जिस्म गोलियों से छिलनी कर देंगे।
इसी जज्बे के तहत वो किसी न किसी तरह लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता गया, लेकिन उसका सांस अब बुरी तरह फूल गया था और उसकी हालत लम्हा बेलम्हा खस्ता होती जा रही थी। फिर अचानक सुरंग खत्म हो गई और आंखें फाड़ फाड़ कर बमुश्किल देखते हुए अफंदी सुरंग का इख्तिताम कतन नजर न आया। नतीजा ये कि वो मुंह के बल एक गहरे गड्ढे में जा गिरा और उसके साथ ही उसका जहन भी उसका साथ छोड़ गया, शायद हमेशा हमेशा के लिए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।